उत्तराखंड वासियों को मिला नए साल का तोहफा। सीएम धामी ने 51 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर 2 लोको ट्रेनें टकराई। दुर्घटना में 100 से अधिक लोग घायल। पीएम आवास न बनाने वालों से होगी रिकवरी। हरिद्वार में 8,120 को मिली थी स्वीकृति। अब तक सिर्फ 3,772 हुए तैयार। देहरादून में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। महिला पर अचानक झपटे आधा दर्जन कुत्ते। लोगों ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की। देहरादून में IBPS स्केल 3 की परीक्षा देने आया संदिग्ध सॉल्वर गिरफ्तार। करीब 12 परीक्षाओं में भूमिका आई सामने। और अब उत्तराखंड में अब और बढ़ेगी सर्दी। आज पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। घने कोहरे का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानस और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल के मलीताल स्थित BD पांडे अस्पताल के समीप विद्युत लाइन की तारें टूटकर नीचे गिर गई। तारों के संपर्क में आते ही पार्किंग स्थल पर खड़ी 3 स्कूटी और 3 मोटरसाइकिलों में आग लग गई, जिसमें सभी वाहन जलकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना तड़के सवेरे के बीच बताई जा रही है। आग के लपटें उठते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आसपास के क्षेत्र को फिलहाल सुरक्षित किया गया। अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आशंका है कि तेज हवा के कारण विद्युत लाइन टूटकर नीचे गिरी, जिससे आग भड़की। अधिकारी नैनीताल देवेंद्र सिंह नेगी जी, अभी एक आग लगी है, क्या कारण है, किस तरह पता लगा और अब क्या स्थिति है? ये जो आग लगी है इसमें तो संभवतः ये लग रहा है कि ये बिजली के ऊपर से जो इसकी लाइन जा रही है, इसमें तेज़ हवा भी चल रही है 2-3 दिन से। शायद इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और यहाँ पर जो ये गैराज था, पुराने समय में यहाँ BD पांडे हॉस्पिटल के गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। फिलहाल इसमें कोई भी आदमी नहीं रहता है, कोई किसी प्रकार जन नहीं रहते हैं। और इसके आगे से जो 6 बाइकें खड़ी थी, जिसमें 3 स्कूटर 3 बाइकें थी जो जल्दी। अब क्या स्थिति है? अब पूरी तरह कंट्रोल है। कोई जनहानि नहीं हुई है। स्कूटियों का नुकसान हुआ ही है। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय राजमार्गों, वन भूमि व राजस्व भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सभी विभागों के सचिवों सहित गृह सचिव से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में सरकारी भूमि में अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जनवरी 2026 की तिथि नियत की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ लोगों द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि बिना सुनवाई और बिना नोटिस के अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के आदेश जिसमें अतिक्रमण की सुनवाई के लिए पारदर्शी पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका का क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारी व DFO को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कितना संवेदनशील क्षेत्र है, चाहे वो रामनगर टाइगर रिजर्व हो या कालागढ़ टाइगर रिजर्व हो। तो हमारी नॉर्दर्न साउदर्न बाउंड्री, स्पेशली जो वल्नरेबल है, वहाँ पर हमने पूरी तरह से गश्त हो रही है, एम्बुश लगाए जा रहे हैं, लगातार डे नाइट पेट्रोलिंग हो रही है और इंटर डिविजनल पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन है या हमारा उधर रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है, तो इनके साथ भी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे खबर कोटद्वार से, जहां आपको बता दें न्यू ईयर को देखते हुए कालागढ़ टाइगर रिजर्व रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यहां पर वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना करे, इसके लिए अग्रिम आदेशों तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की उप प्रभागीय वनाधिकारी अनामिका बकरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रात और दिन में पेट्रोलिंग के साथ लैंसडाउन डिवीजन के साथ मिलकर जंगलों में गश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि डिवीजन की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग के मुखबिर तंत्र को भी अलर्ट किया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर के उत्तराखंड में अल्मोड़ा के भिकिया सेण विनायक मोटर मार्ग पर हुए भीषण बस हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत ने गहरा शोक व्यक्त किया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखते हुए गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश पहुंचाने के निर्देश दिए। गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज व स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां नए साल के स्वागत से पहले हरिद्वार पुलिस ने जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संभावित भीड़ और हुड़दंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। हरिद्वार एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने वरिष्ठ व अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यू ईयर के मद्देनजर शहर से लेकर देहात तक पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कल 5 या 6 बजे से आपकी ड्यूटियां खड़ी हो जाए, रात को 2 बजे तक, जब तक आदमी घर के अंदर नहीं चला जाता तब तक ड्यूटियां करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें हमारा जल्दी तो बैरियर रहेगा सर, जिसमें हमारा गंगन ड्राइव पे चेकिंग भी होगी, हमारा देश रक्षक रहेगा सर, सिंह द्वार पे भी हमने ड्यूटी लगा रखी है। ड्राइवर वाली स्थिति ओवर स्पीडिंग ना हो, उसको लेकर कई एक्सीडेंट्स की होती, तो जो भी हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी पे, उनको पूरी सुरक्षा के साथ लगाइएगा। वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ड्यूटी करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और दूसरा इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखना कि अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना रायपुर क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त कपड़ों की फेरी लगाने की आड़ में नशे की तस्करी कर रहा था। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने 29 दिसंबर को रायपुर रोड के पास से राजू सरकी निवासी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया।
अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभियुक्त हिमाचल प्रदेश से सस्ते दामों में चरस खरीद कर देहरादून में महंगे दामों पर बेचने की फिराक में था। खबर हरिद्वार से, जहां सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग हरकत में आ गया है। शिकायत में हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित पीठ बाजार क्षेत्र में सुपर हेल्थ मेडिकोज पर अवैध रूप से दवाओं की बिक्री किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर हरी सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मेडिकल स्टोर की गहन जांच के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल संचालक से दवाओं की क्रय विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे, जिन्हें वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से कुछ नशीले एवं प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी हुई है। दस्तावेजों की कमी और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए ड्रग्स विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। विभाग का कहना है कि आगे भी सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। आज जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र के तहत एक मेडिकल स्टोर से सुपर मेडिकोज के नाम से, जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट थी, उस पर दोनों के द्वारा एक निरीक्षण किया गया। क्या क्या खामियां पाई गई? निरीक्षण के दौरान हमें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली, जिनका क्रय विक्रय और बाकी अभिलेख जो उसका मालिक है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके तहत हमने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया और मौके पर पुलिस पहुंचकर हमने तुरंत कार्रवाई की इस पे एनडीपीएस के तहत। कितने लोग पकड़े गए? अभी एक लोग पकड़ा गया जो उसका मालिक है, स्वामी। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले एक युवक का शव नहर किनारे संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान साहिल भदौरिया पुत्र निवासी हरिपुर कला के रूप में हुई है। आज साहिल का जन्मदिन था, जिसे लेकर परिवार नए साल और जन्मदिन की तैयारी में जुड़ा हुआ था, लेकिन इस खुशी से पहले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों के अनुसार साहिल किसी काम से मंगलवार को ज्वालापुर गया था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। फोन बंद होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन करने के बाद देर रात साहिल का शव नहर किनारे संदिग्ध हालत में मिला। शव की शिनाख्त होते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। परिजन शव को लेकर खुद ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका दावा है कि साहिल की हत्या कर शव नहर किनारे फेंका गया है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने देर रात तक थाने में हंगामा किया, जिससे पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्वालापुर पुलिस का कहना है कि मामला हत्या या हादसा दोनों एंगलों से जांच की जा रही है। खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चमोली से, जहां पीपलकोटी क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना में मंगलवार को एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। ये दुर्घटना शिफ्ट चेंज के समय हुई है, जब टनल के भीतर मजदूरों को लाने और ले जाने वाली 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उसमें सवार कई मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद टनल के अंदर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना तकनीकी खराबी या समन्वय की कमी के कारण हुई है। घायल मजदूरों को तुरंत रेस्क्यू कर टनल से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल गोपेश्वर में सभी को भर्ती कराया गया। कुछ मजदूरों को गंभीर चोटें आई, हालांकि सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर लगातार जारी है। खटीमा में 15 दिसंबर से पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण सुबह और शाम के समय सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आवश्यक कार्यों के अलावा लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, रैन बसेरे की व्यवस्था भी है खटीमा में। लगभग 20 लोगों के एक साथ रुकने की व्यवस्था हमने रैन बसेरे में की है। इसके अलावा जो भी शहर के महत्वपूर्ण जो चौराहे हैं, पॉइंट्स हैं, उन पे सभी जगह अलाव की सुबह और शाम व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारे सरकारी अस्पताल, गंजाबाग चौराहा, मेन चौराहा और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पे अलाव लगातार जलाए जा रहे हैं। सर, कंबलों की अगर बात करें, कंबलों का वितरण हर साल किया जाता है, तो उसको लेकर के कुछ देखिए, इस बार भी हमने गांव-गांव में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, अपने जो राजस्व उप निरीक्षक हैं उनके माध्यम से और तहसील स्तर पर भी ज़रूरतमंद लोगों को लगभग 100 कंबल अभी तक हम बांट चुके हैं और आगे जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से ये व्यवस्था जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हम बात कर रहे हैं खटीमा भारत नेपाल सीमा की, तो यहाँ पर हफ्ते भर से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, जिसको लेकर ठंड में लोगों का जीना दुभर हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग ठंड से बचते नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे किस प्रकार की ठंड पड़ रही है। सर, किस प्रकार की ठंड देख रहे हैं आप? ये शीत लहरें हैं, काफ़ी ठंड पड़ रही है। अलाव का सहारा ले रखा है हम लोगों ने यहाँ पे और आग सेकने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 3-4 दिन से लगातार मौसम ऐसा ही बना हुआ है। बेटा, धूप कब से नहीं निकली है? 2-4 दिन हो गए। ठंडा लग रहा है? बहुत ठंडा बहुत हो रहा है। यस सर। कितना ठंडा हो रहा है? बहुत ठंडा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और खटीमा क्षेत्र में यहाँ ठंड का प्रकोप है और यही एडवाइजरी जारी की है लोगों ने। प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बच्चे और बूढ़े घर से बाहर ना निकले। पीछे विजिबिलिटी 0 है, कोहरा धुंध पूरी तरीके से छाया हुआ है और अब यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों का जीना दूभर कर गया है। अब आने वाला साल, नया साल में पता नहीं धूप के दीदार हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो अब मौसम ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर उपजिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने भी बताया कि रैन बसेरे का भी इंतजाम है और यहाँ पर समय समय पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी कंबल बांटे जा रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके का मौसम देखा जा रहा है, नव वर्ष में धूप के दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं और ये ठंड पता नहीं अब कितने दिन और पड़ती है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। अगली खबर खटीमा से, जहां तहसील क्षेत्र में पैतृक भूमि एवं संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक स्वर्गीय आन सिंह धामी के पुत्र हरीश सिंह धामी ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की मांग की है। हरीश सिंह धामी ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय आन सिंह धामी भारतीय सेना
से सेवानिवृत्त थे, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अर्जित धन से खटीमा तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि, आवासीय मकान एवं अन्य चल अचल संपत्तियां अर्जित की थी। आरोप है कि पिता के निधन के बाद कुछ परिजनों द्वारा संपत्ति का अवैध रूप से कब्जा करने और उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने चेताया कि जनपद उधम सिंह नगर में पूर्व में जमीन विवाद के चलते भाई द्वारा भाई की हत्या जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन को समय रहते प्रभावी कदम उठाने चाहिए। पूर्व सैनिकों ने एक स्वर में मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांच कराकर हरीश सिंह धामी को उनके पिता द्वारा अर्जित संपत्ति में उनका वैधानिक अधिकार दिलाया जाए। मेरे बड़े भाई ने मेरी पिताजी की पूरी संपत्ति जो है हड़प ली है, जो है वो देने के लिए इनकार कर रहा है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक 31 साल सर्विस करके घर आया हूँ। मेरी पूरी पेंशन के पैसे भी उसी में लगे हुए हैं जो पिताजी को भेजता रहा और उन्होंने जोड़ी, जिसमें 16 बीघा ज़मीन है अभी और 3 बीघा ज़मीन अलग है। 3 मकान बना रखे हैं, 3 जगह, 2 जगह खुद ले रखा है। एक 25 बाई 40 में मैं रह रहा हूँ और बाकी 25 बाई 50 में वो रह रहा है और बड़े मकान में और घर में गौशाला सब कुछ उसने हड़प लिया है। वो सगे भाई हैं, उनका मैटर है और ज़मीन को लेके विवाद है। हमारा प्रयास है कि इस तरह के मैटर है वो तहसील स्तर पर ही सॉल्व हों। तो इसमें हमने दोनों पार्टी को कल बुलाया है और दोनों के पेपर्स वगैरह चेक किए जाएंगे और जो भी सोल्यूशन होगा कोशिश की जाएगी कि इसी स्तर पर दोनों को सौहार्दपूर्ण तरीके से यहीं पर सॉल्व किया जाए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।